हेलो एवरीवन, वेलकम बालाजी क्लासेस पाई वाजपेयी सर की क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करते हैं नए सेशन में, नई क्लास में, बालाजी क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देख रहे थे, हम लोग कवर कर रहे थे हिस्ट्री। क्या कवर कर रहे थे? हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर आज हम लोग सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक गाइस, पहला चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था अच्छे से। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बालाजी क्लासेस को, उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको जो न्यू वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे बालाजी क्लासेस में। चैप्टर होगा हमारा जो है सेकेंड। जिस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है, देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, इस चैप्टर का जो नाम लिखा हुआ क्या दिख रहा है? इस चैप्टर का नाम जो दिख रहा है आपको है आरंभिक मानव की खोज। क्या लिखा है? आरंभिक। चैप्टर हमारा है आरंभिक मानव की खोज में सेकंड चैप्टर हिस्ट्री क्लास 6। चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए स्टोरी टाइप बना के हमको दिखाया गया है, दिया गया है। क्या दिखाया जा रहा है? तुषार की रेल यात्रा। लिखा है तुषार की रेल यात्रा। एक जो है नाम दिया गया जिसका क्या नाम है? तुषार। क्या नाम दिया गया है? तुषार। तुषार की रेल यात्रा लिखा है, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तुषार कहाँ जा रहा था? दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल यात्रा, रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। आगे लिखा, वहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। रेल से खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। किसने? चाचा ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल, ये यहाँ इम्पोर्टेंट, लोगों ने मात्र 150 साल, कब? 150 साल पहले रेल 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस से तो वो कुछ ही दशक मतलब लमसम 10 साल। दशक मतलब किसे कहते हैं? 10 साल, कुछ ही दशक बाद आई। यानी कि जो हमारी रेल है बताया जा रहा है इसका 150 साल पहले, अब से कब? लमसम 150 साल पहले, लेकिन बस के लिए दशक यानी कि 10 साल पहले माना जा सकता है। ठीक है, एक दशक पहले। आगे लिखा है तुषार सोचने लगा कि जब लोग के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी। तेज़ रफ्तार वाली सवारियां जैसे इस समय हैं, तेज़ रफ्तार वाली सवारियां ट्रेन हैं, बस हैं, मोटरसाइकिल हैं, कार हैं, ये नहीं थी। तो बात कर रहा है क्या वे यात्रा नहीं करते थे? यानी कि पहले के लोग क्या उसमें यात्रा नहीं करते थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर लिखा है क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे वो लोग यात्रा किया करते रहे होंगे। तो बात करें, लिखा है आरंभिक मानव आखिर वे इधर से उधर क्यों घूमते थे? पहली बात तो यात्रा क्यों करते थे। देखिए अब का कर ले और पहले का तो दोनों का सेम बात। अब हम यात्रा क्यों करते हैं और पहले क्यों करते थे, दोनों की जो है बातें क्या है? सेम ही है। ठीक है, यात्रा करने का जो मोटिव है सबका क्या है? मोटिव जो है सेम ही है, अब के लोगों और पहले के लोगों का भी। हम आज भी मनोरंजन के लिए यात्रा करते हैं ना, है ना, घूमने के लिए और कई कारणों से। तो देखते हैं, चलिए बात करते हैं और देखते हैं किस लिए पहले लोग यात्रा किया करते थे और किस लिए अब लोग यात्रा करते हैं। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो लिखा है हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल, कब? इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। यहाँ पर आज हमने पिछली क्लास में क्लास 6 की क्लास में पढ़ लिया है, जिन्हें हम लोग आखेटक की डिफिनीशन हमने क्या कर दी? जो शिकारी थे उन्हें आखेटक कहते थे। अगर क्लास 6 वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके उसे जरूर देखिए। ये सीरीज पूरी क्लास 6 के लेकर चले, इसे जरूर कंप्लीट किया। किसी भी क्लास के हैं, कोई भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फाउंडेशन अपनी को मजबूत करने के लिए इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आगे लिखा है खाद्य संग्राहक जो खाने की चीज़ें इकट्ठा करते थे के नाम से जाने जाते हैं, जो पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस युग के नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कैसे क्या किया करते थे? खाने के लिए आमतौर पर जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। क्या करते थे? मछली और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल, आगे लिखा दाने, फल मूल लिखा है, फूल होगा दाने, पौधे पत्तियाँ
अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये सब चीज़ इकट्ठा किया करते थे, इन्हें इसने क्या कहा जाता था, संग्राहक। क्या, खाद्य मतलब खाने की चीज़ें, और संग्राहक मतलब इकट्ठा करने वाले लोगों को खाद्य संग्राहक कहा जाता था। आगे बात करें, आगे डिस्कस करें हमारे उपमहाद्वीप। कैसे महाद्वीप, उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप वो एक वह छोटा सा भाग होता है, कल की डिफिनेशन शायद अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई, तो उपमहाद्वीप जैसे भारत क्या है, एक उपमहाद्वीप है, क्योंकि एक छोटा सा भाग है। ठीक है, आगे जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। कल हमने स्रोत का भी, जहाँ जहाँ स्रोत का अर्थ भी कि जरिया यानी किस तरीके से हमको मिलते, सब कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करें, ठीक है आगे, लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। भाई पहले के लोगों को यात्रा कर पाना क्या था, आसान नहीं था। हाँ, ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया, मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। सही है। आगे बात करें, पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, कुछ पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती है। किस मौसम से कौन सा फल पकता है ना, तो कौन सा फल कब खाना चाहिए, कौन सा फल नहीं खाना चाहिए, जहर होता है हमारे लिए, जो है हानिकारक हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, कुछ ऐसे भी पदार्थ जंगल में पाए जाते हैं। तो आगे बात करें, आगे डिस्कस करें, ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम्हें ऐसे कुछ ज्ञान है, क्या तुम्हें भी ऐसी कोई जानकारी है जिससे द्वारा तुम ये बता सको कि हाँ क्या चीज़ खाने योग्य है, क्या नहीं है, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। आगे बात करें, आगे डिस्कस करें, आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अब लोग घूमते क्यों, पहले तो मनोरंजन के लिए, ठीक है, फिर दूसरे वहाँ के पर्यावरण और वहाँ के जो है भौगोलिक परिस्थिति को जानने के लिए। तो यहाँ भी ऐसे कुछ कारण रहे होंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक भाई, क्यों घूमते थे पहले के लोग। पहला कारण यह है कि अगर वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। सही जवाब। जैसे एक स्थान पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो यहाँ के जो फल फूल होंगे वो खा कर धीरे धीरे कुछ दिनों में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भोजन बनाने की विधि तो थी नहीं, बस प्रकृति की जो चीज़ देती थी फल फूल और जानवरों को ही खाते थे। आगे इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो फर्स्ट रीज़न हो गया कि वो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, भोजन के लिए। किसके लिए जाते थे, भोजन के लिए। दूसरा कारण, सेकंड स्टेप, ये क्या है उसका सेकंड स्टेप, दूसरा कारण, यह जानवर लिखा है या कि दूसरा रीजन भी एक है, या कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, इसलिए उन जानवरों का शिकार करने के लोग भी उनके पीछे जाया करते थे। कि इस टॉपिक बात को समझनी होगी। बात क्या होता है यार, जो ऊपर बात की इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। दूसरी बात जो बताई गई इसका मतलब ये है कि जैसे मतलब जहाँ पर हरी घास होगी वहाँ पर जानवर चले जाएंगे, हरी घास के पास क्या चले जाएंगे, जो जैसे इस क्षेत्र के जो जानवर होंगे वो यहाँ के जो क्षेत्र होगा उसकी सारी घास धीरे धीरे चर लेंगे, तो अब उस स्थान पर जाएंगे जहाँ पर बारिश अच्छी होती, जहाँ पर घास अच्छी मिलती, जो उनके चरने योग्य भूमि ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, मौसम के साथ साथ हर जगह जो है भाई चरने योग्य भूमि रहती है, वो जानवर वहीं आते, उन्हीं जानवरों को पीछे पीछे जहाँ जानवर होंगे वहीं इनको भी जाना पड़ेगा शिकार के लिए लोगों को। तो दूसरा रीजन, सेकंड रीजन हो सकता है उन इसलिए जाते थे शिकार के लिए। किसके लिए, शिकार के लिए, चारे की खोज में। इन सब कारणों से उन्हें जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा। आगे बात करें, तीसरा कारण, थर्ड रीजन क्या है, चलिए देखते हैं थर्ड रीजन क्या है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोगों इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। कई ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत ज़्यादा आम के पेड़ हैं तो आम के सीजन में उस क्षेत्र में, कहीं ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ बहुत ज़्यादा जो है सेब के पेड़ होंगे तो उस क्षेत्रों पर वो उस सीजन में जाते होंगे जिस समय सेब का जो है फलता फूलता होगा ना। तो ये थर्ड रीज़न हो गया। ऐसा रीज़न हो गया थर्ड रीज़न का। फोर्थ रीज़न है और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों को जीवित रहना संभव नहीं है तथा पानी झीलें, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यदि इन नदियों के झीलों का पानी कभी कभी नहीं सूखता है और कुछ नदियों और झीलों का पानी, क्या लिखा है, कुछ नदियों और झीलों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों या नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे
मौसम में पानी की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता होगा। दूसरा रीज़न क्या है भाई, वैसे क्षेत्र जहाँ पर हमेशा हमको पानी सुनिश्चित हो जाए, उस स्थानों पर जैसे किसी एक क्षेत्र में केवल उस तभी बारिश पानी मिलता है जब बारिश के मौसम में हमको पानी कब उपलब्ध हो पाता है, जब बारिश होती है। बारिश के मौसम में पानी मिल पाता है कहीं कहीं, ठीक है। और कहीं कहीं कुछ ऐसे जी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हमको हमेशा पानी मिल जाता है। वो लोग जहाँ पर पानी का अभाव हो जाता है बारिश के मौसम में, अन्य मौसम में सूखा पड़ जाता है, तो वो स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे क्या पड़ जाता है, जब सूखा पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, जब सूखा पड़ जाता होगा किसी किसी क्षेत्र पर, जब सूखा पड़ जाता होगा तो उस स्थान को क्या करते थे, छोड़ देते, क्रश कर देते, छोड़ देते थे और छोड़कर नए स्थान पर वो लोग चले जाते होंगे, चले जाते रहे होंगे, ठीक है। तो ये कारण क्या होता है, चले जाते होंगे, ठीक है। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदार या मित्रों से मिलने जाया करते होंगे और मित्रों से मिलने भी जाया करते, जैसे आपके लोग जाते हैं, सब रीजनों से भी आपके लोग, जैसे मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गई तो इस क्षेत्र के लोग स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते हैं। तो पहले के रीजन और आपके रीजन कुछ खास डिफरेंस नहीं, बस आप अपने जो समझने की स्किल को थोड़ा डेवलप कीजिए, बस यहाँ तक स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी पैदल यात्रा किया करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसे यात्रा किया करते थे, पैदल यात्रा किया करते थे। तो 4 रीज़न यहाँ पर जो है यात्रा करने के और उनके पलायन करने के कारण बताए गए, ठीक है। आगे, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो भाई सबका अलग अलग है, कोई ऑटो से, बस से जाता है, साइकिल से जाता है, इस चीज़ जाता है। आगे, तुम अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है, सबका अलग अलग किसी को ना। अगर तुम बस या साइकिल से जाते हो तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है, आप लोग अपना एक कमेंट हमें सेशन में बता सकते हैं कि आपको स्कूल जाने में, या स्कूल तो भी जाते नहीं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना है ना, तो जब जाते थे तब कितना समय लगता होगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भूल भी गए होंगे ना, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली, जो पुराने मानव थे उनके विषय में जानकारी कहाँ से मिली, हमने बताया इतिहास से मिली, कैसे मिली, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पुरातत्वविद, कैसी बात एक लिखी है, पुरातत्वविद, क्या लिखा गया है, पुरातत्वविद। इसके संवाद की पुरातत्वविद कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण, उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने देखिए ये दिखाई जाए, फिगर दिखाई जा रहे हैं चीज़ों के, लोगों ने अपने, क्या लिखा है, लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। देखिए कुछ यहाँ फिगर आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, फिगर कुछ आपको दिखाए जा रहे हैं जो कि पहले के लोग उपयोग किया करते थे, ठीक है। ये देखिए, ये आपको जो फिगर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, फिगर आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहे हैं, ये देखिए कुछ ऐसे फिगर जो है पहले के लोग जो है पत्थर के उपयोग करके बनाया करते थे। देखिए धीरे धीरे आपको यहाँ दिख रहा होगा, पत्थर पहले बड़ा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे डेवलप होता गया, फिर थोड़ा सा और आकार आया, फिर थोड़ा सा और आकार, फिर थोड़ा सा, लास्ट में कैसे एकदम नुकीले आकार के कैसे आ गए, लास्ट में एकदम ही पत्थरों का आकार क्या हो गया, नुकीला हो गया। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे उनकी भी जो है डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा था। ठीक, आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं आगे, नेक्स्ट, क्लियर। आगे बात करें तो लिखा है यहाँ पत्थर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पत्थर के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों में एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं, कारण सहित लिखो। जैसे जानवरों को शिकार करने के लिए पत्थर, नुकीले पत्थर से जानवरों का शिकार कर सकते हैं ना, पत्थरों के नीचे जैसे कुछ छुपा कर रखा जाता है, इन सब कामों के लिए पत्थर उपयोग में लाए जा सकते थे। आगे बढ़ने, पत्थर के औजार, पत्थर के इन औजारों के विषय में क्या बताया, जरा इन पर डिस्कस कर लेते, एक नज़र डाल लेते, ठीक है। पत्थर के जो औजार होते थे इनको किस लिए किया गया, इनको भी एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। तो लिखा है पत्थर के औजारों के विषय में क्या लिखा गया है, पत्थर के बने औजार, ये पत्थर के बने औजार प्राचीनतम औजार हैं, पहले सबसे पुराने हैं, इन्हें कई हज़ार साल बाद बनाया गया, इनके बाद बनाया गया और इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया। तो देखो जो पत्थर के औजार बने हैं इनका टाइम पीरियड मतलब धीरे धीरे जब समय बीतता गया तब तक इन लोगों में स्किल आती गई और थोड़ा सा अपना जो है सुधार करते, सबसे पहले बड़े होते तो लास्ट में देख लीजिए कैसे छोटे पत्थर को इन्होंने स्किल और डेवलप कर लिया, ठीक है, क्लियर करें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये देखिए कुछ और दिखाए गए फिगर, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। इनमें से क्या लिखा हुआ है, इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, देखो ये पत्थर का उपयोग कर सकते हैं, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और
बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। नुकीले पत्थर को तीर बाण पे लगा लिया था या बहुत से बड़े से बांस की लकड़ी पे लगा के भाले जानवर के शिकार करने के लिए उपयोग किया जाता था। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजारों बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, और ये गुटिका पत्थर है, प्राकृतिक पत्थर। नाम याद रखिए गुटिका, ये पत्थर का क्या नाम याद रखिए, एक गुटिका जो आपको डी नंबर में दिखाया गया है, गुटिका। क्या नाम है इसका, गुटिका। चलिए ये गुटिका पत्थर को भी हम डी नंबर में देख लेते हैं, गुटिका पत्थर। ठीक है, कहाँ है, अंगा नंबर में। ठीक है, ये पत्थर जिन्हें हम लोग मूर्ति कहते हैं, मोहरों में निकलते, जिन्हें हम लोग भगवान भी कहकर रख लेते हैं ना लोग, जो इसे गुटिका पत्थर। क्या नाम है इसका, गुटिका पत्थर। इस पत्थर का क्या नाम जिसको हमने सर्कल किया, गुटिका पत्थर। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए क्या करने, पेड़ को काटने के लिए, सिलने के लिए, जो खाल हुआ करती थी जानवरों की, है ना, उसको सिल कर अपने तन पर लपेटने के लिए, अन्य कामों के लिए उपयोग किया जाता था नुकीले पत्थरों को। नुकीले पत्थर के लिए पेड़ को काटने के लिए ना पेड़ से फल फूल काटने के लिए, तोड़ने के लिए, क्योंकि चाकू वगैरह नाइफ वगैरह तो कुछ वो नहीं करती थी। आगे लिखा पत्थर के औजारों का उपयोग बाएँ, लिखा इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। कुछ जड़ खोदी जा रही है, क्या खोदी जा रही है यहाँ पर, जड़ खोदी जा रही है। और इस फिगर में दाएं फिगर में जानवरों की खाल का बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता है। ये जानवरों की खाल को क्या किया जाता है, सिलने के लिए प्रयोग किया जाता था। चलिए क्लियर, आगे डिस्कस करते हैं। आगे बात करें रहने की जगह निर्धारण करना। अब लोग जो एक स्थान पर रहना कब से शुरू किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर थोड़ा माइंड कंसंट्रेट की जगह आगे अच्छे से क्लियर करते हैं। चलें आगे चलते हैं। रहने के लिए, ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई इसलिए जो है धैर्य बना कर रखिए। रहने के लिए, तो रहने के लिए कैसे जगह का निर्धारण करते होंगे, आइए आज इस बात को भी डिस्कस किए लेते हैं। लिखा है रहने की जगह का निर्धारण करना। मानचित्र 2 में देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान में वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखिर तक खाद्य संग्रह को होने वाले प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा वो और भी कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, जैसे हमने पिछली भी क्लास में पढ़ा है ना। तो देखिए आपको मानचित्र थोड़ा सा देखते हैं और इनको क्लियर करते हैं। देखिए ये स्थान जो आपको दिखाया जा रहा है मैप में, जैसे सबसे पहला दिखाया गया है, जो ऊपर देख लिखा है बुर्ज होम, यहाँ पर रहने। तो किस चीज़ के क्या स्थान अभी देख क्लियर करते हैं। मेहरगढ़, ठीक है, क्यूब में जो दिखाया गया है, कोटला वीला, महागढ़, ठीक है, चिरांद, दाओलजी हेडिंग, यहाँ पर लोग क्या करते थे, रहा करते थे। क्या करते थे, रहा करते थे। देखिए यहाँ पर संकेत दिया गया, जैसे वो स्थान जिन पे हमने ट्रायंगल बनाया वो क्या है, पूरा पाषाणकालीन पूरा स्थल है। पूरा पाषाणकालीन क्या है, जिन पे ट्रायंगल बनाया गया, क्या बनाया गया है, जिन पे ट्रायंगल बनाया गया, वो पुरातनकालीन क्या है, स्थल है जिन पे ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक है, और जिन पे ये बनाया गया रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप बनाया गया है, उस पे क्या है, नवपाषाण पूरा स्थल है। और जिसमें सर्किल बनाया गया वो महापाषाणकालीन पूरा स्थल है। और जिसमें फिगर बनाया गया है कुछ ट्रायंगल टाइप, जैसे आरंभिक गांव है, और ये आधुनिक नगर यानी नए नगरों को इस प्रकार दर्शाया गया है। तो हम इसमें फिगर में देख सकते हैं, पूछा जा सकता है ना, इसमें से देखिए भारत का मैप है, कहाँ कैसे कह लो। और ये देखिए जो नदियाँ उस दिन बात कर रहे थे, यहाँ नदियाँ दिखाई जा रही है। जैसे ये नदी निकली हुई है, ये नदी है, और ये दूसरी एक ये नदी हुई, 2 नदियाँ दिख रही ना। और इस पे जो ये नदी यहाँ इधर से आके मिल गई, ये नदी, ये इसे कहेंगे क्या, कल क्या बताए थे, कौन सी नदी, जो 2 बड़ी नदी में जब छोटी नदियाँ मिल जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, उनकी सहायक नदियाँ। ये चीज़ का सर डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कोलकाता नया नाम, कोलकाता कैसा नाम है, नया नाम है। मुंबई कैसा नाम है, नया नाम है। ये सब क्या है, नया नाम है। ठीक है, पुराने जैसे ताप्ती नदी दिखा रही, ताप्ती और नर्मदा नदी वाला किसी दिन एक करेंगे, जो उल्टा बहती है 2 नाम ना, ताप्ती और नर्मदा, याद रखिए। ठीक है, किसी दिन स्पेशल नदी वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कुरनूल की गुफाएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो, कुरनूल की गुफाएं वगैरह क्या है, कुरनूल की गुफाएं पूरा पाषाण काल के स्थल हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं, चैप्टर को ध्यान में देते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, टॉपिक को क्लियर होता चल रहा है सारा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। चूँकि पत्थर, लिखा है चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर अच्छे पत्थर मिल सके, जहां लोग पत्थरों के औजार बनाते थे, और उन स्थलों का उद्योग स्थल कहते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वह स्थान जहां पर लोग पत्थर के औजार होते थे, है ना, और उन्हें बनाते थे, उन्हें क्या कहा जाता, उन स्थानों को क्या, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि उद्योग स्थल किसे कहते हैं, तो चूँकि लिखा है, चूँकि क्या बताया जा रहा है, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ वे अच्छे पत्थर मिल सके, जहाँ लोग पत्थर के औजार बनाते थे,
उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते थे। जैसे हमारी फैक्ट्री हैं, जहाँ पर हमारी फैक्ट्रियाँ हैं उनको हम उद्योग कहते क्यों हमारे थे। वैसे उन स्थानों को जहाँ पर वो लोग पत्थर बनाते थे, औजार बनाते थे, आसानी से पत्थर मिल जाए, उनमें कोई आकार या आकृति दे देते, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, इसको इंपॉर्टेंट करके इसे जरूर नोट डाउन करते हैं, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट डाल के नोट डाउन। इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थानों पर छोड़कर चले गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टुकड़े, टूटे फूटे टुकड़े भी इन पुरा स्थलों से ऐसे स्थानों को आवासी और उद्योग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं? देखिए, वो स्थान जहाँ पर लोग बहुत दिनों तक रहा करते थे पत्थर की खोज में ना, और उन्हें छोड़कर बाद में चले जाते थे। बाद में क्या करते थे? उन स्थानों को छोड़कर चले जाते। तो ऐसे स्थानों को ऐसे स्थानों को आवासी और उद्योग क्या कहते हैं? उद्योग स्थल क्या कहते थे? फिर से क्लियर, ऐसे स्थानों को आवासी क्या कहा जाता था? पहला शब्द आवासी, और दूसरा क्या कहा जाता? उद्योग स्थल क्या कहा जाता था? उद्योग स्थल। इन दो नामों से पुकारा जाता था, कहा जाता है। यहाँ तक 3 पॉइंट, यहाँ इस अभी तक चैप्टर हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब यहाँ से यही तो आपको लर्न करना है, इस चैप्टर को हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ सीखा क्या? सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा उद्योग स्थल। सबसे पहला कौन? जैसे पॉइंट नंबर कौन सा? फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने सीखा उद्योग स्थल। कौन सा सीखा? उद्योग स्थल। तो फर्स्ट नंबर उद्योग स्थल किसे कहते थे बताइए? वो स्थान, नंबर फर्स्ट उद्योग स्थल वो स्थान होते थे जहाँ पर हम लोग क्या किया करते थे? उद्योग स्थल में हम लोग नंबर 1 पॉइंट हमने सीखा उद्योग स्थल। कैसे तक? उद्योग स्थल, क्या? उद्योग, ठीक है। उद्योग स्थल उन स्थानों को कहते थे जहाँ पर हम लोग क्या किया करते थे? उद्योग स्थल में अस्त्र शस्त्र बनाया करते थे। दूसरा, वो स्थान जिन स्थानों पर हम लोग ज़्यादा दिनों तक रहा करते थे उन स्थानों को क्या कहा जाता था? बोलिए, उन स्थानों को क्या कहा जाता था? आवासी और उद्योग। क्लियर? चलिए, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये डिफिनेशंस भी है, 3 डिफिनेशन हमारे लिए अभी जो हमने पढ़ी है, 3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन 3 बातों को आपको माइंडसेट में बना के रखना है। 3 पॉइंट यहाँ से भी हमारे लिए क्लियर हो चुके हैं बहुत अच्छे खासे। आगे चलिए, इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर पॉइंट आने वाला, यहाँ इंपॉर्टेंट डालकर आप हाईलाइट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसलिए हम क्लास 6 NCERT ले रहे हैं, वो मैटर अब हमको मिल रहा है इंपॉर्टेंट। लिखा है भीमबेटका। क्या लिखा है? भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। तो पूछा जा सकता है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो आधुनिक मध्य प्रदेश में। कहाँ है? MP में, ठीक है। आधुनिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं आधुनिक मध्य प्रदेश में। आगे यहाँ देख लेते हैं और कुछ। ये देखिए, ये वो स्थल है। ये देखिए, आपको थोड़ा सा जूम डाउन करके, ये वो स्थल, ये देखो पत्थर बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, यहीं से पत्थर आसानी से मिल जाता है। तो इन स्थानों पर लोग रहा करते थे, यहीं पत्थर बनाया, तो इन्हें क्या कहते थे? उद्योग स्थल कहते थे, या फिर आवासीय स्थल भी कहते थे, क्योंकि लोग यहाँ बहुत दिनों पर, इन स्थानों पर बहुत दिनों तक क्या करा करते थे? रहा करते। देखिए, आपको मैप में दिख रहा है, ठीक है। क्लियर? और आगे बात करें, इनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ ये वाली ठीक, आगे बात करें, ठीक है। और इस टॉपिक में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बात करें, आगे देखते हैं। लिखा है आवासी। क्या लिखा गया है? आवासी पूरा स्थल। आवासी पूरा स्थल इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? आवासी पूरा स्थल कहते हैं। भीमबेटका की गुफाएं अगर यहाँ से पत्थर के अवशेष मिले तो इन स्थानों को क्या कहते हैं? आवासी पूरा स्थल कहते हैं, जहाँ लोग रहा करते थे। और इनमें गुफाओं और कंदराओं, क्या लिखा है? गुफाओं और कंदराओं जैसे ये स्थल होते थे। गुफा मतलब ऐसा स्थान होता है जहाँ पर छोटा सा, यानी गेट छोटा हो। गेट क्या हो? स्थान जाने का गेट कह सकते हैं छोटा, उसे हम कह सकते हैं गुफा। गुफा तो बाकी आप जानते हैं पत्थरों की बनी होती है। जैसे वे स्थल होते थे जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ इन्हें बारिश के घर वगैरह तो होते नहीं, तो यहाँ इन्हें क्या होता था? बारिश से, धूप से, ठीक है, धूप से और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य, कहाँ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसी प्राकृतिक गुफाएं कहाँ? विंध्य। कहाँ? विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों, कहाँ? विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, जो नर्मदा घाटी के पास हैं। जो कहाँ है? नर्मदा घाटी के पास हैं। कहाँ है? जो नर्मदा घाटी के पास है। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक पॉइंट और जुड़ गया, जो हमारे इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। अभी ये 4 पॉइंट पूछे जाएंगे आपसे लास्ट में, इसलिए इनको याद रखना। इंपॉर्टेंट कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट।
हो गए, ठीक है, इस चैप्टर से 4। आगे चलें, डिस्कस करते क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोग यह जगह क्यों चुनते थे? क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती थी, जंगली जानवरों से बचाव हो जाता था, इसके अंदर वो छुप जाते थे ना, बहुत सारे रीजन रहा करते थे। अगर तुम्हें लिखा है, आगे लिखा है, ये नेक्स्ट आ गया है क्वेश्चन, कुछ पूछे जा रहे हैं, देखिए इनके आंसर देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छे से लिखा है, अगर, क्या लिखा है, अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से क्या और कौन सा नाम चुनोगे? अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? पहले आवास, उद्योग स्थल। उद्योग स्थल वो स्थान है जहाँ पर औजार बनाया जाता है, उद्योग स्थल कहते हैं। तो उद्योग स्थल तो हम तो नहीं कहेंगे अपने स्थान को। आवास और उद्योग स्थल, क्या तुम जहाँ पर रहते हो वहाँ पर कुछ औजार भी बनाते हो? नहीं भाई, आवास और उद्योग स्थल दोनों स्थल नहीं चुन सकते हैं। यहाँ आवास हम कह सकते हैं, अपने जहाँ हम लोग रहते हैं उसे क्या कह सकते हैं? आवास कह सकते हैं। और अन्य भी कोई नाम, घर, जैसे हम अपने जहाँ हम लोग रहते हैं उसे घर कहते हैं ना, निवास स्थान कहते हैं, ये चीज़ें हम उनको नाम देते हैं, ठीक है। इन सब उत्तरों को बहुत ज़्यादा आंसर जो अपनी स्किल से देना, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें फैक्ट होती हैं उनको इसमें लिखे, इनको जरूर 100% इसको आप ट्रिपल स्टार करिए, बनाइए, क्या बनाइए? ट्रिपल स्टार। ये जो टॉपिक आ जाते हैं इनको आप ट्रिपल स्टार कम से कम बना लीजिए, क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे काम आने वाली हैं, ठीक है। जो ये बातें लिखी होती हैं इनको हम स्टार टिक कर देंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार बना लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है पूरा स्थल, क्या लिखा गया है? पूरा स्थल। पूरा स्थल, पूरा स्थल, देखिए पूरा स्थल, सबसे पहली बात हमें क्या मिली यहाँ पर? पूरा स्थल। पूरा स्थल मतलब क्या होता है? पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूरा स्थल। पूरा स्थल उस स्थान को, पूरा स्थल उस स्थान को, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी, क्या, कौन से स्थान को कहते हैं? जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी, इमारतों, औजार, बर्तन और इमारतों जैसी, औजार, बर्तन और इमारतों जैसे, रिपीट इसलिए करते हैं कि आपको लर्न होता रहे, वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़कर चले गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, यानी चैप्टर हम लोग 3 में इन पूरा स्थल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बात हमको जो बात करनी है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 5 है। इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर क्या है हमारा यहाँ पर? 5 है। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर ये है, हमको ये यहाँ से लर्न करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा 5 नंबर बात हो गई, हमको यहाँ मिल गई कि वो स्थान पूरा स्थल कहा जाता था जिन स्थानों पर लोग क्या करते थे? रहते थे। उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले, यानी कि जिस स्थान से हमको पुराना, कोई बहुत पुराना प्राचीन काल के विषय में, जो इतिहास के विषय में हमको जहाँ से जानकारी मिलती है, इतिहास के कोई साक्ष्य मिले, क्या मिले? मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इतिहास के साक्ष्य, जैसे कोई ऐतिहासिक बर्तन मिला, ऐतिहासिक औजार मिला, है ना, ये सब चीज़ें अगर कहीं से हमको भी ऐतिहासिक औजार मिला हो, ऐतिहासिक बर्तन मिला हो, ठीक है, ऐतिहासिक इमारतें जो मिली हुई हैं उनके अवशेष मिले कि हाँ पहले यहाँ भाई ऐतिहासिक बहुत महल था, इसके अवशेष मिले हों, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें छोड़कर चले गए। ये ज़मीन के ऊपर भी मिले, ज़मीन के कहीं अंदर भी खोदने के बाद मिले, और कहीं भी समुद्र में, नदी में, कहीं भी जहाँ पर मिले उस स्थान को हम कहेंगे पूरा स्थल। क्या कहेंगे उस स्थान को? पूरा स्थल है, ठीक है। ये क्लियर, ठीक। इन पूरा स्थलों के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पूरा स्थल याद रखिएगा। आगे बात कीजिए, हमको यहाँ से 4 पॉइंट मिल सकते हैं, मिल चुके हैं इंपॉर्टेंट। आगे बात करें पाषाण औजार का निर्माण। पाषाण काल के औजार कैसे हुआ करते थे, बात की जा रही है। पाषाण उपकरणों को प्रायः 2 तरीकों में उससे बनाया जाता था। कितने तरीकों से? 2 तरीकों से बनाया जाता था। पत्थर, लिखा है पत्थर को पत्थर से टकरा कर, यानी कि जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ से लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ा, पत्थर का क्या? हथौड़ा जैसा इस्तेमाल होता था, और इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक एक सल्क निकालने जाते थे जब तक कि वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। सपोज कीजिए कैसे, ये देखिए फिगर आपको दिखाया जाएगा कैसे। ये देखिए, ये बड़ा पत्थर होता था जो है फिगर में दिख रहा है, ये वाला, ये जो इसको टिक कर रहे हैं, ये बड़ा पत्थर होता था, और जिस पत्थर को हमको औजार बना करता था वो वाला ये छोटा पत्थर होता था। तो इससे आघात करते थे, जैसे कोना टूट गया, फिर कोना टूट कर एक किनारे टूटते चले जाता, तो नुकीला पत्थर बनता। जिस पत्थर को औजार बना था वो छोटा हुआ करता था, और जिससे औजार बनाया जाता था वो थोड़ा सा बड़ा, उसे हम हथौड़े के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक है। तो पत्थर के औजार ऐसे निर्माण हुए करते थे। और कुछ इसका तरीका है,
और दूसरा तरीका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दूसरे तरीके के बारे में बात करें तो दूसरा तरीका यह लिखा है, दूसरे तरीके में दबाव सल्क तकनीक। कौन सी तकनीक, दबाव सल्क तकनीक। को हमको टॉपिक नंबर 6 बात, नंबर 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हमको मिल गई। तो सबसे पहली तक पत्थर की हमको बनाने की टेक्निक क्या थी उनकी, पत्थर से पत्थर टकराव। पहली तक टेक्निक क्या थी, पत्थर से पत्थर टकराव। दूसरी टेक्निक थी सिल्क दबाव, क्या है, दबाव सल्क तकनीक। दबाव सल्क तकनीक से पत्थर बनाते हैं। कहा जाता था कि इनमें कहा जाता है, इनमें क्रोड, क्या कहा जाता है, दूसरी जो तकनीक होती थी उसे दबाव सल्क तकनीक कहते थे। कौन सी तकनीक कहते हैं, दूसरी तकनीक में चलिए बात करते हैं, दबाव सल्क तकनीक कहते हैं। दबाव सल्क तकनीक कहते हैं इनमें क्रोड, क्या लिखा है, क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते। देखिए ये सल्क जो शब्द मिल रहा है, सल्क मतलब होता है नुकीला करना। क्या करना, नुकीला करना पत्थर के समझौते, जिसमें वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें, इधर बताया गया है, बस चैप्टर क्लियर होने वाला है। पाषाण उपकरण जैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से एक यहाँ पर दर्शाई गई है। बताओ यह कौन सी तकनीक है। तो कौन सी तकनीक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2 तकनीक भाई। एक दूसरा दबाव सल्क तकनीक, दबाकर, ठीक है, और पत्थर को, एक है पाषाण से पत्थर टकरा कर, क्या लिखा है, पत्थर से पत्थर टकराने। तो ये पत्थर से पत्थर टकराने वाली टेक्निक नंबर कौन सी है, ये यहाँ पर जो हमको दर्शाई गई ये टेक्निक नंबर फर्स्ट। टेक्निक नंबर कैसी है हमारी, यह फर्स्ट है। ठीक है, चलिए आगे क्लियर करते हैं। आग की खोज, अब नया टॉपिक है आग की खोज। नया कौन सा टॉपिक है, आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफाएं, मानचित्र 2 में हमको क्या देखना है, कुरनूल की गुफाएं ढूंढो और यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। आगे बात करें, इसके मतलब यह है कि आरंभिक लोग अपना आग जलाना सीख गए थे। मोस्ट कहाँ, कुरनूल की गुफाओं से हमें आग के अवशेष मिले हैं, राख के अवशेष मिले, सॉरी किसके अवशेष मिले, राख के अवशेष मिले कुरनूल की गुफाओं से, राख के। तो इसलिए अवशेष में इसका मतलब है कि लोग आग जलाना सीख गए होंगे, तभी तो इसके हमको वहाँ पर राख मिली है। लिखा है आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, ठीक है, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, ठीक है, और रात्र में उजाले के लिए भी, इसके लिए भी तो किया होगा, ठीक है, किया गया होगा। आगे बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। अब आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, तो बहुत सारे कारण हैं जिनके लिए हम आजकल आग का उपयोग करते हैं। जैसे किन किन कारणों के लिए, कोई एक कारण बता सकते हैं आप लोग। जैसे आग का उपयोग हम उजाले के लिए करते हैं, ठंड को दूर भगाने के लिए भी लोग आग का प्रयोग करते हैं ना, इन्हीं सब कारणों का उपयोग पहले भी किया करते थे। अब नेक्स्ट बात है बदलती जलवायु। कौन सा टॉपिक है, बदलती जलवायु। बदलती जलवायु लगभग 1200 साल, कितने, 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु, 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु के बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। जलवायु में क्या हुए, 12,000 साल पहले बड़े बदलाव और गर्मी क्या हुई, बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों के घास वाले मैदान बनने लगे, इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी और घास खाकर जिंदा रह सकते थे। 12 साल में जब जलवायु में परिवर्तन हुई तो घास वाले कुछ क्षेत्र, ये सब हम पर्यावरण में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लास 6 की। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करें, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी अपने पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब मछली को भी लोग जो है भोजन के रूप में उपयोग करने लगे। आगे बात करें, इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। हमने सबसे पहले, अब यहाँ से पिछला रिवीजन वाला बताइए, गेहूँ हमको और जो है जौ, ये दोनों कहाँ से मिले थे, 2 हमने नाम लिया था। और चावल, यानी चावल के साथ हमको कहाँ से मिले थे, सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, तो कहाँ उपजाया गया हमको सबसे बताया गया ना, चावल बाद में मिला है और गेहूँ जौ पहले। तो चावल कहाँ मिला था, विंध्य और गारो की पहाड़ियाँ ना, गारो और मध्य विंध्य में मिला था क्या, चावल यानी धान यानी चावल। और बात करें तो गेहूँ को कहाँ से मिला था, गेहूँ कैसे मिला था, तो गेहूँ किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। नोट डाउन, इंपॉर्टेंट रखिए, पिछला मत भूलिए फ्रेंड्स, यस, ठीक है। आगे बात करें नाम और तिथियाँ। अब बात करते हैं नाम और तिथियाँ जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं।
जिस जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिस काल के बारे में अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिस काल के बारे में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसे पुरातत्व ने इनके बड़े बड़े नाम रखते हैं, क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम रखे हैं। जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने अनेक बड़े बड़े नाम रखे हैं आरंभिक काल में कि वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरंभिक काल को क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। जो आरंभिक काल होता था उसे वो लोग क्या कहते थे, पूरा पाषाण काल कहते हैं। किसे, आरंभिक काल को, किसी काल को, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते थे। कौन, आदिम मानव, जो साइंटिस्ट हैं, जो पुरातत्वविद थे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हाईलाइट इतना करना है कि पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, तो उस काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पुरातत्वों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं आरंभिक काल को। वे आरंभिक काल को, किस काल को, आरंभिक, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरंभिक काल को, किस काल को, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। आगे बात करें, यह दो शब्दों से पूरा यानी प्राचीन, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, पाषाण यानी पत्थर, यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। इसलिए इस टॉपिक में हमने पत्थरों के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी। तो पूरा पाषाण मतलब क्या होता है, आरंभिक काल के पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो पूरा का दो शब्द यानी पूरा शब्द और कैसे शब्द, प्राचीन नाम, पूरा मतलब पुराना, प्राचीन, और पाषाण मतलब पत्थर से बना, और यह नाम पूरा स्थल मतलब क्या था, वो पूरा स्थल में। अभी देखिए यहाँ जो बात की गई पूरा स्थल के, तो पूरा स्थल मतलब वो स्थान होता है जहाँ से हम लोग को साक्ष्य मिले, क्या मिले, साक्ष्य मिले, उसे पूरा स्थल कहते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 हो गया हमारा कि 12,000 से जो है 20 लाख से 12,000 साल पहले के दौरान को क्या माना जाता था, पूरा पाषाण काल। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। उत्तर पूरा पाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। आगे जिस काल में हमें पर्यावरण के बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। किसे, जिस काल से हमें पर्यावरण के बदलाव मिलते हैं उसे, जिस काल से हमें पर्यावरण के बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, मिसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल। और आरंभिक काल को वो क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। जो पत्थर वाला युग था, जो शुरुआती था, उसे पूरा पाषाण काल। लेकिन जिस काल में पर्यावरण को हमको बदलाव मिले, पर्यावरण में क्या मिला, चेंज मिला, उसे कहते हैं मिसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल। और आगे बात करें इसका समय लगभग 12,000 साल पहले, इसका समय कब से माना जाता है, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। आगे बात करें, जिस काल के पाषाण औजार आमतौर पे क्या होते थे, जिस पाषाण काल के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, उन्हें क्या कहते जिस काल के औजार बहुत छोटे होते थे उन्हें क्या कहते, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। 3 भाग हो गए। जिस पाषाण काल के औजार बहुत छोटे होते थे उन्हें क्या कहते थे, इन्हें माइक्रोलिथ, क्या कहते थे, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। तो यहाँ से जितनी चीज़ें अभी इनको चीज़ों को थोड़ा बारीकी से समझना अच्छे से एक बार फिर से, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बात है उन बातों को हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं ताकि हमारे माइंड में आ जाए, क्लियरली हो जाए। तो चलिए, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उन्हें पुरातत्व ने बहुत अलग अलग नाम दिए। तो जैसे आरंभिक काल, किस काल को, जिसमें आरंभिक काल में जिसको हम वो काल जो आरंभिक काल, वे काल जो पूरा पाषाण काल कहलाता है। जो आरंभिक वाला काल था, जो स्टार्टिंग का समय था, उसे हम लोग कौन सा कहते हैं, पूरा पाषाण कहते हैं। बात नंबर 1, पूरा पाषाण काल, ये 2 शब्दों से मिला, पूरा यानी प्राचीन, पुराना, और पाषाण मतलब पत्थर। यह पूरा स्थल पत्थर के औजार को महत्वपूर्ण बताता। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से, कब से, 20 लाख साल पहले से 12,000, 20 लाख साल पहले से कब से, 12,000 साल पहले के दौरान को माना जाता है। 20 लाख से कब, 20 लाख साल पहले से 12। तो याद रखें,
नोट डाउन करने का टाइम जान रहा था कि 20 लाख साल पहले से, यानी 20 लाख पुराना से 12,000 साल तक का टाइम, 20 लाख से 12,000 साल तक का टाइम कहा जाता है पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। आगे लिखा इस काल में 3 भागों में विभाजित किया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, 99% कहानी इन्हीं में युग में है। आगे बात करें जिस काल में हम पर्यावरण के बदलाव देखते हैं उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं, है ना, 12,000 से 10,000 साल पहले। और जिस काल में पत्थर के औजार, जिस काल में क्या पत्थर के औजार आमतौर पर बहुत छोटे मिलते हैं उन्हें माइक्रोलिथ क्या कहते हैं, उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, माइक्रोलिथ कहा जाता है। और इस काल में पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, लघु पाषाण काल कहा जाता था। आगे देखते हैं पृष्ठ 13 पर बने चित्र को देखो, इस दौरान बनाए गए औजार में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले, कब? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, कब? 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। सबसे पहला युग, सबसे पहला टाइम पीरियड क्या होता है? सबसे पहला जो टाइम पीरियड हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण काल सबसे पहले टाइम पीरियड को कहा जाता था। ठीक, फिर जैसे 12 लाख से 10,000 वर्ष दूसरा आया पूरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा आया? दूसरा कौन सा है? अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला आया पूरा पाषाण काल, ठीक है, क्लियर। फिर दूसरा कौन सा आया? दूसरा आया पहला जो 20 लाख से 12,000 था। फिर दूसरा आया, फिर से 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में कहते हैं, जो मध्य पूरा आधुनिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल कह सकते हैं, और उत्तर पूरा पाषाण काल, 3 भागों में बांटा गया। फिर इनमें से जिसमें पर्यावरण के बदलाव मिले उसे मध्य पाषाण युग कहते हैं, मध्य पाषाण युग बीच वाला, ठीक है। और पहला वाला पूरा हो गया, और इसके बाद से ये 12,000 से 10,000 साल का, और इसके काल को पत्थर बहुत छोटे थे इसलिए इसे लघु पाषाण काल कहा जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ कहानी क्लियर तो बराबर पढ़ दिएगा, वीडियो देखिएगा रिवर्स करके तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। नवपाषाण काल का क्या मतलब होता है? हम अध्याय में तुम्हें अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है जिस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। क्लियर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। लिए लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगाते थे और कब पक कर तैयार होता थे, और ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, इनमें से क्या पता चलता है? देखिए, आइए बात करते हैं इनमें से क्या पता चलता है। आगे देखते हैं, इन से विषय में बात करते हैं, इस टॉपिक में बात करते हैं, ठीक है। ठीक, आगे बात करते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं। क्या लिखा है? देखिए, शैल चित्रकला, आगे बात करें इस पर डिस्कस करते हैं। शैल चित्रकला, इनमें से तुम्हें क्या पता चलता है? इन गुफाओं के लोग रहते थे और इनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण के मध्य प्रदेश, कहाँ? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में हमको कुछ दीवारों से क्या प्राप्त हुए? चित्र प्राप्त हुए, और गुफाओं से मिले चित्र, इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया था। जब हमको चित्र मिले तो ये देखिए, जैसे एक फिगर है दिख रहा है, देखो ये शैल चित्र, इसे क्या कहते थे? एक शैल चित्र। इस चित्र के बारे में बताओ। देखो, शैल चित्र में कोई जानवर भाग रहा है, ये कोई जानवर जैसे भाग रहा है, और कोई उसका हमको शिकार करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा फिगर हमको दर्शाया गया है। आगे बात करें, ठीक है, कौन क्या करता था? अगला नई बात हमको कहता है कौन क्या करता था, ये बात पूछी जा रही है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। लिखा है कौन क्या करता था। हमने पढ़ा है कि आरंभिक लोग शिकार क्या करते थे? शिकार करते थे, फल फूल का संग्रह किया करते थे, आगे करते थे, और पत्थर के औजार और गुफाओं पर चित्र बनाते थे। पत्थर के गुफाओं क्या करते? चित्र बनाते थे। क्या तुम इनमें से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता लग सके कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे? ऐसा कन्फर्म साक्ष्य तो नहीं मिला होगा जिससे कि ये डिसाइड किया जाए कि ये महिलाओं ने बनाया था या महिलाओं को बनाया औजार है कि नहीं, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी, महिलाएं चित्र बनाती थी या नहीं बनाती थी दीवारों पर, ऐसा भी कोई क्लियर नहीं हो सकता। आगे लिखा पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। पुरुष फल फूल इकट्ठा करने जाते होते, हो सकता है घर में महिला औजार बनाती थी, इसकी कोई साक्ष्य नहीं मिले। वैसे वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है। जी हाँ, ये हम कन्फर्म नहीं बता सकते हैं कि कौन सा काम महिलाएं करती थी और कौन सा काम पुरुष करते थे, लेकिन दो बातें तो
सकती हैं कि महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। सही हो सकता है। देखिए, हम जब सारी चीज़ों की तुलना कर रहे हैं अब से और पहले की तरह, तो पहले भी ऐसा हो सकता था कि महिलाएं भी सभी प्रकार के काम करती होंगी और पुरुष भी शायद सभी प्रकार के काम करते रहे होंगे। आगे यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ पुरुष केवल पुरुष करते। हो सकता है जैसे खाना बनाने का काम ज़्यादातर काम महिलाएं करती हैं, तो पहले भी हो सकता था कि शायद शिकार पर महिलाएं न जाती हों, शिकार पर सिर्फ पुरुष जाते हैं। और महिलाएं जब रहने की व्यवस्था हो गई, जब रहना उन्होंने सीख लिया, तो एक स्थान पर उनका वेट किया करते थे, इंतजार किया करते रहे होंगे। इसके अलावा उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। जैसे अब भी भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराएं विकसित हैं। आगे बात करें, भारत में शुतुरमुर्ग, भारत में पूरा पाषाण युग। कौन सा? पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग किसे कहा जाता है? अभी हमने डिस्कस किया वह युग जो 12 लाख से, किससे 12 लाख से कितने से 12 लाख से 10,000, 12 लाख से कितने 10,000 वर्ष पूर्व का जो काल था उसे क्या कहते थे? पूरा पाषाण। 10 लाख से 12,000। आगे लिखा है दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इसमें कुछ छिलकों का चित्रांकन भी मिलता है और इन अंडों के मनके भी बनाए जाते थे। इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा? आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? इन चीज़ों को बताइए। तो ठीक है, शुतुरमुर्ग आज भी मिलते हैं ना। आगे बात करें, हुगली का सूक्ष्म निरीक्षण मानचित्र 2 में क्या है? हुस्गी ढूंढिए। हुस्गी कौन सा चित्र? मानचित्र 2 में हुस्गी ढूंढे। और यहाँ पर पूरा पाषाण युग में कई पुरास्थल मिले हैं। इन पुरास्थलों में अलग अलग कार्य में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। और ये औजार संभवतः क्या लिखा है? संभवतः ये औजार संभवतः आवास उद्योग स्थल। देखिए, आवास कहाँ? जहाँ केवल रहते हैं। उद्योग स्थल जहाँ पर पत्थर काटते और छींटते थे। पहला प्रश्न, इन प्रश्नों को अब रिवाइज करते चलेंगे। उद्योग स्थल वह स्थान जहाँ पर पत्थरों के साक्ष्य मिले, शायद वो छोड़कर चले गए होंगे, है ना। वहाँ पर लोग रहते होंगे और पत्थर के औजार बनाया करते थे, उन्हें कहते थे उद्योग स्थल। कुछ छोटे पूरा स्थल में पता वो स्थान जहाँ से हमको किसी से साक्ष्य मिले हैं, वो पूरा स्थल, चाहे ज़मीन के नीचे मिला हो चाहे ज़मीन के ऊपर। औजार के बनाने जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पूरा स्थल झरनों के निकट अधिकांश औजार चूना पत्थर के बनाए जाते थे। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरा स्थलों के नाम बता सकते हो? जी हाँ, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पुरा स्थल मिले थे ना। आगे बात करें, अगली क्लास में पढ़ेंगे एटलस में फ्रांस ढूंढो। बताया जा रहा है एक एक्टिविटी है, अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। और यहाँ चित्र फ्रांस में एक गुफा का है। इसका पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंघा, सुअरों और गहरे चमकीले रंगों के चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था। जो हमको साक्ष्य मिले हैं उनमें जो हमको दीवारों पर और हिस्ट्री में चित्र मिले, हो सकता है ऐसे फिगर जब कोई उत्सव होता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान यानी पूजा पाठ, अनुष्ठान मतलब क्या होता है? पूजा पाठ, ठीक है, पूजा पाठ के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? क्या ऐसा कोई रीजन बता सकते हो? जैसे ये देखिए, जो फिगर बनाया गया दीवारों पर बने हुए हमको साक्ष्य मिले, इतिहास से पुरास्थल में मिले हैं। तो ये फिगर जैसे दिख रहा है कि सांड टाइप दिख रहा है, बैल हैं जैसे लड़ रहे हों, ठीक, आपस में क्या कर रहे हैं? बैल लड़ रहे हों। तो इनके बनाने के कई कारण हो सकते हैं। भाई गेस बता रहे हैं कि एग्जैक्ट तो किसी को पता भी नहीं है, ठीक है। आगे चलें, आगे डिस्कस करते हैं। बस चैप्टर खत्म होने वाला है। अब आगे कल्पना करो। उपयोगी शब्द देख लेते हैं, फिर चैप्टर फिनिश हो गया। उपयोगी शब्द, पहले आखेटक खाद्य संग्राहक पता है। आखेटक जो शिकार करते हैं, खाद्य संग्राहक जो भोजन को इकट्ठा है। पूरा स्थल वह स्थान होता था जहाँ पर से किसी भी विषय में हमको साक्ष्य मिला, उसे हम पूरा स्थल कहते हैं। उद्योग स्थल वह स्थान होता था जहाँ पर वो उनकी फैक्ट्रियाँ, मतलब कहने का मतलब है कि वो पत्थर के औजार बनाया करते थे, जिन स्थानों पर उन्हें पूरा उद्योग स्थल कहते। आवासीय स्थल जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। पूरा पाषाण काल वह युग कहा जाता है जिस काल में वो क्या करते थे? पत्थर के, जो पूरा पाषाण कैसा पत्थर वाला आरंभिक युग कैसा, उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल वह युग होगा, मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल के बाद वाला यानी मध्य वाला, यानी कि पहले सबसे पत्थर वाले भाग को 3 भागों में बांटा गया ना। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, आधुनिक, मध्य, है ना, और नव। तो ये कौन सा होगा? मध्य पाषाण, यानी बीच में पत्थर बनाने की बीच, जिसमें पत्थर की कला थोड़ी सी विकसित हो गई थी। पत्थर की कला क्या हो गई? थोड़ी सी विकसित हो गई। और लघु पाषाण काल, ये जिसमें पत्थर बनाने पूरी तरह से उनके नुकीले पत्थर और जो है औजार टाइप में काम करने लगे होंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने अभी डिस्कस की है, ठीक है। अभी हमने देखा ना तीनों काल की, ये इंपॉर्टेंट, जरा इसको रिवीजन करते, इसको मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आपके लिए
थोड़ा सा टफ होता चला गया। देखिए बताए आरंभिक काल में भी हमने बताया, आरंभिक काल में बताया ना, आरंभिक काल में वे पूरा पाषाण काल होते थे। जो सबसे पहला होता है उन्हें पूरा पाषाण, जब से स्टार्टिंग हुई पत्थर बड़े बड़े जब पत्थर के औजार बनाते तो लोग इन्हें क्या कहते थे, आरंभिक काल में हुआ करते थे। फिर जब बीच में जब 20 लाख साल पहले से 12,000 वाले, 20 लाख साल से 12,000 वाले, यानी जिस काल में लिखा पर्यावरण में थोड़ा सा विकास हुआ, पर्यावरण में क्या हुआ, विकास हुआ, उसे मध्य पाषाण युग कहा। पर्यावरण में विकास हुआ से क्या, मध्य पाषाण युग है ना। जो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले वाला, और इस काल में पत्थर के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा गया। ठीक है, आगे चलें, डिस्कस करते हैं आगे। तो आइए अब इनको देखते हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो देखिए ये तिथियाँ भी याद रखिए, 12,000 से 10,000 मध्य पाषाण, नव पाषाण 10,000 साल पहले। कब, रट लीजिए, एग्जैक्ट डेट क्या कर लिया, अब लर्न कर लीजिए। आखेटा खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि गुफाओं में बारिश से बचत होती थी, धूप अगर गर्मियों में ज़्यादा पड़ती इससे बचत होती थी, जंगली जानवरों से उनको अपनी रक्षा करने में मदद मिलती रही होगी। घास वाले मैदानों का विकास साल पहले हुआ है। घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ है, अभी हमने डिस्कस किया था ना, घास के मैदानों का विकास अभी बताते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए अगर आता है। अगला, आरंभिक लोगों ने गुफाओं की पर की थी दीवारों पर, कहाँ, गुफाओं की दीवारों पर, कहाँ, दीवारों, गुफाओं की दीवारों पर, दीवारों कहाँ पर, गुफाओं की दीवारों पर मानचित्री की थी। ठीक है, गुफाओं की दीवारों पर क्या मानचित्र की थी। हुंगसी में के औजार मिले, पत्थर के, किसके मिले, हुंगसी में पत्थर के औजार मिले। उपमहाद्वीप आधुनिक राजनीतिक मानचित्र में, और यहाँ के एक बचा घास वाले मैदानों का विकास बस कुछ साल पहले हुआ होगा। उपमहाद्वीप में आधुनिक राजनीतिक मानचित्र 136 पर उन राज्यों को ढूंढो जहाँ भीमबेटका, होसगी और कर्नूल स्थित है। अभी देखते हैं। ठीक है, और कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, फिर आओ करके सीखे, ये कर सब कुछ खास नहीं है। ठीक है, फिर अगला चैप्टर हम अगले में पढ़ेंगे। तो पहले एक बार मैप को एक बार और फीस अच्छे से देख लेते हैं मैप को। ठीक है, फिर चैप्टर हम लोग क्लियर करते हैं पूरी कहानी। ये देखिए हुक्सी वगैरह देखिए, ढूंढिए आप मैप में, देखिए कहाँ पर मिलती है। ये देखो हुक्सी है, यहाँ पर पत्थर के औजार मिले होंगे ना। ये देखिए, और हल्लूर है, कुरनूल वगैरह सब यहाँ पर ना। ये देखिए इन सब स्थानों को मैं एक बार फिर से इनको आप मैप को अच्छे से एक बार क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, हुक्सी जहाँ पर मैं मार्क कर दिया, यहाँ पत्थर के औजार मिले होंगे। ठीक है, क्लियर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।